कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरानी रोड को दिखाया जाता है जिस पर एक कार बड़ी नाजुक हालत में आगे बढ़ रही होती है। इस कार का सफर एक पुरानी हवेली पर जाकर खत्म होता है। इस कार को फ्रांसिस चला रहा होता है। पास की सीट में बैठी इसकी वाइफ जिसका नाम एरिस होता है। पीछे की साइड पर इनके दो बच्चे भी बैठे होते हैं। एक का नाम लोकस होता है और दूसरे का नाम जॉनसन। इन सब के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। फ्रांसिस डरता हुआ कार से नीचे उतरता है और हवेली के अंदर जाने लगता है। हवेली के हर रूम को चेक करता है और डरता हुआ सीढ़ियों से ऊपर के रूम में जाता है जहां उसे डबल बेड पर एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। इस रूम के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने अपने आप को गोली मारी है, यानी इसने खुदकुशी की होती है। लाश के पास पड़ी हुई बंदूक भी उठा लेता है और उस लाश के हाथ से वो घड़ी भी निकाल कर अपने हाथ में पहन लेता है। फ्रांसिस को बाहर के रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसको देखने के लिए जब वो बाहर आता है तो एक शांत और खूंखार औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जिसको फ्रांसिस मॉम कहकर पुकारता है, पर इस औरत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है और 2 पल में ही इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और ऐसी हालत में जो फ्रांसिस पर अटैक करने वाली ही होती है। फ्रांसिस हड़बड़ाहट में बंदूक निकालकर इसके गोली मार देता है जिससे इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में किस तरह से शांति है, आखिर क्यों यहाँ पर वीरानी बरस रही है। दरअसल इस दुनिया में एक वायरस ने जन्म ले लिया होता है जो कि इंसान और जीव जंतुओं को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। असल में ये घर फ्रांसिस का ही होता है। अभी हमने जो लाश देखी थी और जो औरत देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस के मॉम और डैड ही होते हैं जिनको वायरस ने इन्फेक्टेड करके एक ज़ॉम्बी में बदल दिया था। फ्रांसिस अब घर के बाहर लगे नलके को चेक करता है जिसका पानी अभी भी पीने के लायक होता है, पर इस घर में खाने पीने की चीजें इन्हें ज्यादा नहीं मिलती हैं। एरिस खाना बना के तैयार कर देती है। ये सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एरिस फ्रांसिस से बोलती है कि हमें नॉर्थ की साइड जाना चाहिए, वहाँ लोग अब भी जिंदा हैं जो अच्छा खाना और इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की जान बच सके। पर फ्रांसिस बोलता है हमारे पास खाने के लिए बहुत खाना है और तो और यहाँ पीने के लिए पानी भी मौजूद है। अगर हम नॉर्थ की साइड गए तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए हम सबको यहीं पर रहकर जीना होगा। ये बात सुनकर एरिस बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसके बाद हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जिसको रात में बीते हुए कल के सपने आते हैं। असल में बचपन में फ्रांसिस के डैड ने फ्रांसिस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है। उस बात को कई साल बीत गए होते हैं लेकिन फ्रांसिस उन बातों को आज भी याद करता है। एरिस फ्रांसिस से बोलती है कि अगर हम इस घर में ज्यादा दिन तक रहे तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरी बात मानना होगी और हमें नॉर्थ की साइड जाना होगा। और पहली बार फ्रांसिस एरिस की बात मान जाता है। सुबह होते ही ये लोग इस घर को छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक पुल मिलता है जिस पर कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। हालांकि गाड़ी यहां से निकल सकती है लेकिन फ्रांसिस बहाना मारते हुए बोलता है, देखो मैंने मना किया था, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो। एरिस फ्रांसिस से बोलती है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से गाड़ी निकल सकती है, पर फ्रांसिस ऐसा करने से मना करता है। अब इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। एरिस गुस्से में आकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और सामने बने ब्रेकर को तोड़ने लगती है। ज़ॉम्बी ये आवाज सुनकर होश में आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी एरिस को इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रांसिस आकर उसे बचा लेता है। फ्रांसिस अपने परिवार को बचाते हुए हवेली की तरफ वापस भेज देता है और खुद यहाँ पर रहकर इन ज़ॉम्बियों से मुकाबला करने लगता है। फ्रांसिस बड़ी बहादुरी से इन ज़ॉम्बियों को मौत के घाट उतार देता है। फ्रांसिस अब अपने परिवार से बोलता है, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती हम सब इसी घर में रहेंगे। सुबह होते ही अब वो अपनी कार वापस लेने के लिए जाता है लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, इसलिए वो उस कार को वहीं छोड़ देता है और वहां से डीजल लेकर वापस आ जाता है। एरिस उससे कार के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कार खराब हो गई है। इस घर में एक पुराना जनरेटर भी होता है जिसके अंदर तेल डालने पर यहाँ पर बिजली भी आ जाती है। ये सारी फैसिलिटी अब इन लोगों के पास हल्के हल्के होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एरिस खुश नहीं होती है। अब हमें जॉनसन को दिखाया जाता है जिसके पास एक पुराना रेडियो होता है। जॉनसन अपने रेडियो से सिग्नल को ढूंढने लगता है और तभी उसे एक सिग्नल मिल जाता है, लेकिन जॉनसन उसकी बात को समझ नहीं पाता है, इसलिए वो अपने मॉम डैड को बुलाता है। फ्रांसिस भी दौड़ता हुआ जॉनसन के पास आता है। जॉनसन उसे सारी बात बताता है लेकिन वो इस बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं
नहीं लेता है और बोलता है ये रेडियो कई सालों से पुराना है, यहाँ तक कि इसके पुर्जे भी खराब हो चुके हैं, हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। और वो इनकी बातों को इग्नोर मारकर यहाँ से चला जाता है। पर जॉनसन को अब भी लगता है उसने कुछ रेडियो पे सुना था, लेकिन क्या सुना था ये उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया था। अब जॉनसन फ्रांसिस से आके बोलता है कि मैंने रेडियो पे कुछ लोगों को बोलते हुए सुना था, वो लोग नॉर्थ की साइड में किसी जगह की बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जाकर उन्हें ढूंढें और जीने के लिए अच्छा माहौल मिल सके। फ्रांसिस अब गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि कल तुमने देखा नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला था, तुम सब लोग मरने वाले थे और आज तुम फिर से बाहर जाने की जिद कर रहे हो। फ्रांसिस जॉनसन से बातों बातों में ही बोल देता है, क्या तुम किसी को जान से मार सकते हो? जॉनसन फ्रांसिस की बात में हाँ में सर हिला देता है और गुस्से में जॉनसन को एक खेत में लेकर जाता है, जहां एक बंदूक रखकर उस पर निशाना लगाने के लिए बोलता है। जॉनसन का कई बार निशाना चूक जाता है और फ्रांसिस उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। जॉनसन रोते हुए उस पे कई बार गोलियां चलाता है और एक गोली उस बोतल पे जाकर लग जाती है, जिससे बोतल चकनाचूर हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर एरिस भी वहां पर आ जाती है, जो देखकर बहुत ज्यादा निराश होती है। अब इतनी तेज आवाज सुनकर ज़ॉम्बी भी अपने होश में आ जाते हैं और वो सब इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। दौड़ते हुए ये अपने घर को वापस आ जाते हैं, पर ज़ॉम्बियों ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा होता है और वो इनके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक अनजान गाड़ी आती है जो इन ज़ॉम्बियों को अपने पीछे ले जाती है। फ्रांसिस को एक बार वो कार फिर से मिल जाती है। इस कार को कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस का छोटा भाई चला रहा होता है, जो फ्रांसिस से बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लौट कर वापस आओगे, पर तुम अपने परिवार को यहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख सकते। मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। फ्रांसिस गुस्से में आकर उसके सामने बंदूक तान देता है, जिस वजह से इसका छोटा भाई वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते वो बोलता है, अगर तुम्हारा मूड हो तो तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये मैप छोड़कर जा रहा हूँ। फ्रांसिस उस मैप को उठाने की नहीं सोचता है, पर जाते जाते उस मैप को उठा लेता है। इसके बाद फ्रांसिस एक ज़ॉम्बी का शिकार करता है, जिसका सर काट देता है और उसका खून अपने जिस्म पर लगा लेता है और बोलता है कि ज़ॉम्बी मुझे मारने ही वाला था, बाहर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। एरिस फ्रांसिस से बोलती है कि तुम बच्चों को डरा रहे हो। फ्रांसिस बोलता है कि मैं बच्चों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं उन्हें आने वाले हमले से आगाह कर रहा हूँ। एरिस फ्रांसिस से बोलती है कि हमारे पास खाना खत्म हो रहा है, तुम हर चीज का समाधान करते हो लेकिन खाने का समाधान क्यों नहीं करते? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जॉनसन एलिस से बोलता है, आखिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? लोकस और जॉनसन से बोलता है कि तुम्हारी मॉम हमें छोड़ना चाहती है, ये इसलिए वहाँ जाना चाहती है ताकि ये अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ ढूंढ सके। अब एरिस गुस्से में आकर बोल देती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो हाँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। अब पीछे से जॉनसन बोल देता है कि पापा मैंने आपके पास मैप देखा था, अगर हम उस मैप के सहारे से जाएं तो वहाँ तक हम सही सलामत पहुँच सकते हैं। एरिस उससे वो मैप मांगती है, लेकिन फ्रांसिस वो मैप इन लोगों को दिखाकर जला देता है और एरिस उस मैप को छीनने में नाकामयाब हो जाती है। अब ये लोग यहाँ से भाग ना सके इसलिए फ्रांसिस हर खिड़की और दरवाजों पर पटले लगा देता है, वो हर दरवाजे पर कील ठोक देता है। एरिस फ्रांसिस से बोलती है कि जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ किया था अब तुम भी हमारे साथ वही करना चाहती हो, तुम भी मेरे बच्चे और मुझे कैद करना चाहती हो। अब बाहर से कोई दरवाजे को नॉक करने लगता है। फ्रांसिस बोलता है कि कौन हो तुम? वो बोलता है कि सर मुझे ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड नहीं किया है, मेरे पीछे ज़ॉम्बी लग गए थे जिस वजह से मुझे कुछ चोटें आई हैं, मेरे लिए कुछ खाना और कुछ दवाइयों की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दो। और फ्रांसिस उसके लिए गेट नहीं खोलता है, लेकिन जॉनसन दौड़कर उस गेट को खोल देता है और दरवाजे के पीछे एक सोल्जर निकलता है। सोल्जर बोलता है कि मैं डेल्टा कैंप से आया हूँ। सोल्जर उससे बोलता है कि मैं खाना और दवाइयों की तलाश में यहाँ पर आया था और बोलता है कि मैं डेल्टा कैंप से आया हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जॉनसन बोलता है कि हाँ, मैंने भी यही रेडियो पे नाम सुना था जो उस समय मुझे याद नहीं आ रहा था। फ्रांसिस ना चाहते हुए भी इस सोल्जर को अपने घर रोक लेता है। अब हमें दिखाया जाता है जॉनसन रात में अपनी मॉम के पास आता है, जो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं इस घर में कैदियों के जैसे नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एरिस भी अपने बेटी को नहीं रोकती है और जाते जाते जॉनसन बोलता है कि मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। अब सुबह हो जाती है तो हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फ्रांसिस पूरे घर में जॉनसन को देखता है पर वो नहीं मिलता है। बाहर जब जाता है तो गेट ओपन होता है। फ्रांसिस समझ जाता है कि जॉनसन यहाँ से भाग चुका है और गुस्से में कील ठोकने वाली हथौड़ी उस सोल्जर के सर पे मार देता है, जिससे उस सोल्जर की वहीं पर मौत हो जाती है।
आयरिस और जॉनसन को उसी रूम में बंद कर देता है जिसमें फ्रांसिस के डैड उसको बंद किया करते थे। फ्रांसिस जब इन लोगों के लिए खाना लेकर आता है तो आयरिस बड़ी ही चालाकी से उसके पीठ में वो चाकू घुसेड़ देती है और लोकस और खुद को यहाँ से आजाद करके भागने लगती है। गेट को जैसे ओपन करती है तो सामने उसके एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो उसके पीछा करने लगता है। वो ज़ॉम्बी आयरिस की तरफ ना भाग के लोकस की तरफ भागता है और लोकस को यहाँ इन्फेक्टेड कर देता है। अब फ्रांसिस भी गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि लोकस को उस ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया है, जिस वजह से फ्रांसिस अपना आपा खो देता है और बहुत बुरी तरीके से घबराकर एक जगह बैठ जाता है। आयरिस फ्रांसिस से बोलती है कि तुम्हें इसका एक हाथ काटना होगा, पर फ्रांसिस ऐसी हालत में नहीं होता है कि वो उसका हाथ भी काट सके क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब ये काम आयरिस को ही करना पड़ेगा, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी से लोकस का एक हाथ काट देती है। खून ज्यादा बहने की वजह से लोकस को अब एक डॉक्टर की जरूरत होती है, इसलिए आयरिस फ्रांसिस से बोलती है कि तुम्हें उस कार को लेकर आना होगा जिससे हम लोकस को एक डॉक्टर के पास ले जा सकें। अब फ्रांसिस दौड़ता हुआ उस कार के पास जाकर हाँफने लगता है और हमें यहाँ जॉनसन को दिखाया जाता है जो अपने डैड को ज़ॉम्बी समझ के गोली मार देता है, लेकिन पास आकर देखता है तो उसके डैड होते हैं जिन्हें देखकर वो रोने लगता है। फ्रांसिस जॉनसन से बोलता है कि तुम्हें अब अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि फ्रांसिस कैसा भी था लेकिन वो अपने परिवार को सेफ रखना चाहता था, लेकिन ये बात इन लोगों की समझ में नहीं आती है और इसी वजह से फ्रांसिस की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो लोकस को दिलासा दे रही होती है कि उसके डैड वापस आ रहे हैं और तभी आयरिस के फेस पर रोशनी पड़ती है, यानी कि जॉनसन अब उस कार को लेकर आ गया होता है। और दोस्तों इस मूवी का बस यहीं पर एंड हो जाता है।